रूसी सदर ने कहा कि ईरान इस मुश्किल दौर से निकल जाएगा और मॉस्को तेहरान के साथ खड़ा है। उन्होंने साफ किया कि रूस ईरान की हिमायत जारी रखेगा, खासतौर पर सियासी और सिफारती सतह पर। हालांकि यूक्रेन जंग में उलझे होने की वजह से रूस ने ईरान के मसले में सीधे फौजी दखल से दूरी बना रखी है। वहीं बताते चले कि मॉस्को फिलहाल किसी सीधे टकराव से बचते हुए डिप्लोमेटिक सपोर्ट पर जोर दे रहा है। इस मुलाकात को दुनिया भर में गौर से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे साफ होता है कि रूस अमेरिका ईरान तनाव के बीच तेहरान को तन्हा छोड़ने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुलाकात के असर खड़ी सियासत और आलमी ताकतों के रिश्ते पर भी दिखाई दे सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जल्द अमन की उम्मीद जताई है। कहा कि ईरान इस मुश्किल दौर से उबर जाएगा। रूस ईरान का हामी होते हुए भी यूक्रेन जंग की वजह से मिडिल ईस्ट क्राइसिस से दूरी बनाए हुए है। और इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। महेश सचदेव जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं यूके देवनाथ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। महेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस मुलाकात के मौजूदा हालात के मद्दे मुकाबिल क्या मायने हैं और ये मुलाकात कितनी अहम है इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस को लेकर? जी शुक्रिया। अराक्ची साहब की पुतिन साहब से मुलाकात काफी अहम मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसी मुलाकात हो रही है इस जंग के शुरू होने से, जो 28 फरवरी को हुआ। और इस दौरान उनको ईरान को एक तरह से आइसोलेशन का सामना रहा है। काफी चीन और रूस ने उनको मदद तो की है डिप्लोमेटिक तौर पर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो रेजोल्यूशन आया है उसको वीटो करने में दोनों ममालिक ने ईरान का साथ दिया है। लेकिन अलग से थुनाई तौर पर उन दोनों के बीच में, ईरान और रूस के बीच में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। इसी तरह से ईरान और चीन के बीच में भी कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए। ये पहला ऐसा मुकाबला जिसमें कि प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको से मुलाकात की और साफ गोई की और ईरान की तारीफ की, उसे उनकी शुजाइयत की तारीफ की और अपनी इस्तिकलाल और सॉवरेनिटी के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद कर रखी है उसके लिए उनकी बड़ाई की। तो ये सब दिखाता है कि रूस काफी हद तक ईरान के साथ, जो पिछले साल उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी, उस पर आमादा है। और इससे ईरान को एक तरह से सपोर्ट मिला है इंटरनेशनल लेवल पर, और जिसका कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो इसको आगे बढ़ाते हुए यूके देवनाथ जी, जिस तरह से जो पूरी सूरत हाल नजर आ रही है, जो कंसर्न्स है, चाहे अमेरिका की शर्तें हों या ईरान की शर्तें हों, लेकिन जो हिमायत ईरान को मिलती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बाकी और जो वॉर्स में है उससे डिफरेंट नजर आती है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए जो रूस है वो यूक्रेन के साथ वॉर में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हितों को लेकर और जो पूरे ग्राउंड्स हैं इस पूरे वॉर के, उनको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर अब ईरान की हिमायत कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस जो है इस लड़ाई में मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है। रूस में जब अराक्ची पुतिन से मिले तो पुतिन ने बार बार ये दोहराया कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए और उन्होंने ये भी हिंट दिया कि अमेरिका को थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रूस ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन भी अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। रूस फिलहाल यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ है, गले तक या मैं कहूं नाक तक यूक्रेन के युद्ध में रूस उलझा हुआ है। तो ऐसे में क्या वाकई रूस ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक मध्यस्थता कर पाएगा?
जहां तक क्रेमलिन की बात है, वो शायद थोड़ा बहुत हथियार देना चाहे ईरान को, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ईरान को हथियार भेजने का रास्ता जो है रूस से, जमीनी रास्ता भी सेफ नहीं है, समुद्री रास्ता कैस्पियन सी से आता है वो भी सेफ नहीं है, वहां पर भी अमेरिका का दबदबा है। और हवाई जहाज से रूस ने शायद कुछ हथियार या मिसाइल से ईरान को पिछले 40 दिन में भेजने की कोशिश की, लेकिन ईरान का जो आसमान है उस पर अमेरिका की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स का दबदबा है। ऐसे में कोई क्या रूसी हवाई जहाज तेहरान में लैंड करके हथियार मिसाइल सप्लाई कर सकता रशिया से? शायद नहीं। बहरहाल अरागची शायद अभी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अरागची तीसरी बार इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पहले वो गए थे तेहरान से इस्लामाबाद, वहां वो 9 घंटे रुके। अमेरिका को चाहिए था कि बोलते कि वो आ रहे हैं, अपनी टीम भेज रहे हैं इस्लामाबाद। फिर अरागची वहां से ओमान गए, ओमान में वो प्रैक्टिकली 12 घंटे से ज्यादा रहे और फिर इस्लामाबाद वापस आए। तो अमेरिका को सेकंड मौका दिया गया कि अगर वो चाहें तो अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स को इस्लामाबाद भेजे। लेकिन अमेरिका तो कह रहा है कि ईरान डायरेक्ट बात करे, यानी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम हमारे पास आओ। देवनाथ जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ईरान डायरेक्टली अमेरिका से फोन पर बात करे, लेकिन देखिए डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में ऐसा होता नहीं है। कौन है ईरान में जो कि अमेरिका फोन करके अमेरिका के किस से बात करेगा? और सबसे बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में हर चीज जो है 2 ही तरीके से होती है, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। क्योंकि देखिए एक कॉमा, एक फुल स्टॉप इधर से उधर हो जाए तो पूरे सेंटेंस का या पूरा पैराग्राफ का मतलब बिगड़ जाता है। तो आजकल चलो ठीक है, डिप्लोमेटिक बैग में आजकल कागजात नहीं जाते, लेकिन ईमेल जाते हैं, बोनाफाइड, सर्टिफाइड और पूरी तरह से सेफ सिक्योर ईमेल जाते हैं। तो ईमेल भी लिखित तरीका ही मान लिया जाए, तो टेलीफोन पे बात करके कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल जो पुतिन और अरागची की मुलाकात हुई है इसको लेकर कैसे असरात होते हुए नजर आएंगे। एम्बेसडर साहब, आपसे भी एक और चीज समझना चाहेंगे महेश जी कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी खाड़ी की सियासत है और जो आलमी रिश्ते हैं, चाहे वो रूस के, अमेरिका या दूसरे ममालिक के साथ हों या फिर ईरान के हों, तो क्या इस मुलाकात से उन पर भी असर पड़ा जाएगा? क्योंकि कई तज्जियाकार इस तरह से कह रहे हैं कि पूरी सियासत और पूरे रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है इस मुलाकात का, और पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी। ये कहना थोड़ी सी मुबालगत होगी कि सारी दुनिया की सियासत सेंट पीटर्सबर्ग में वजीर खारजिया अरागची और रईस पुतिन के बीच में फिक्स हो जाएगी, लेकिन इससे ईरान की उज़लत कम होगी, आइसोलेशन कम होगा, और दूसरी तरफ रूस को भी अमेरिका के साथ एक नया पत्ता मिल जाएगा खेलने के लिए, क्योंकि ईरान जो यूक्रेन में अमेरिका और ट्रंप के तहत ईरान रूस के खिलाफ जो कदम उठाता रहा है उसका एक तरह से बदला लेने के लिए पुतिन साहब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो खाड़ी के ममालिक हैं उनको भी ये उम्मीद होगी कि पुतिन साहब जो हैं वो ईरान को ये मनाने की कोशिश करेंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें और एक तरह से कोई सीगा इस तरह से बना लिया जाए जिससे कि अमेरिकी ब्लॉकेड और ईरानियन ब्लॉकेड दोनों हटाए जा सके। लेकिन इस तरफ कोई तरक्की होती दिख नहीं रही। और अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप साहब ने आज सुबह ऐलान किया है कि वो इस जो ईरान का लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है कि न्यूक्लियर टॉक्स को बाद में रखा जाए और पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज खत्म की जाए, वो उस पर वो निगाहमंद नहीं है। तो ये सब भी देखने से ऐसा लगता है कि ये मामला अभी लंबा खींचेगा।
बिल्कुल, और इस बात का खदशा लगातार जाहिर किया जा रहा है कि देवनाथ जी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तनाज़ा देखने को मिला। हालांकि पहले कुछ दिन पहले देखा गया था कि ईरान ने सबके लिए पैसेज खोला था, लेकिन अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटा रहा था। तो क्या यहाँ पर अमेरिका ने ही एक तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को चला कि अगर ईरान मान जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा कि ईरान जीत गया? तो क्या ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उसने नाकेबंदी को लेकर छेड़छाड़ की? हाँ, अमेरिका को लग रहा है कि जब ईरान ने 2 मार्च के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान तो गल्फ कंट्रीज को ही हुआ था। क्योंकि ईरान जो था वो ईरान से जो कच्चा तेल और गैस लेके जहाज निकल रहे थे उनको नहीं रोक रहा था। खास तौर से जो जहाज इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रूस जा रहे थे उनको नहीं रोक रहा था। ईरान किनको रोक रहा था? 40 दिन की लड़ाई के दौरान जो जहाज कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतार, ओमान से कच्चा तेल लेकर जा रहे थे उनको रोक रहा था। अब अमेरिका ने देखा चतुराई से कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है, तो अमेरिका भी ऐसी ही चतुराई करे। तो ये अमेरिका को बाद में आइडिया आया। तो अब हम देखते हैं कि अमेरिका ने क्या किया है कि पर्शियन गल्फ में जितने ईरान के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, 8 बंदरगाह हैं ईरान के पर्शियन गल्फ में। अमेरिका ने उन बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है। और दूसरी चीज, तो इन ईरानियन बंदरगाह से कोई भी जहाज कच्चा तेल या गैस लेके बाहर नहीं जा पा रहा है। और इस तरह से अमेरिका की नेवी ने क्या किया, उन्होंने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक जाएंगे तो बहुत खतरा है। तो अमेरिका की नेवी ने क्या किया कि नॉर्थ, उत्तरी जो अरब सागर है वहां पे ब्लॉकेट कर दी, ओमान की खाड़ी के पास ब्लॉकेट कर दी। और दुनिया भर से कोई जहाज जब आता है, पानी का जहाज, वो हिंद महासागर से होते हुए, अरब सागर से आते हुए जब ओमान की खाड़ी की तरफ आता है, तो अमेरिका उस जहाज को चैलेंज करता है, कहां जा रहे हैं? तो अगर वो ईरान की तरफ जा रहा है तो अमेरिका उसको ब्लॉकेट कर देता है, उस जहाज पर कब्जा कर लेता है। तो इससे हो क्या रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि ना ईरान से कोई कच्चा तेल बाहर जाएगा, ना दुनिया का से कोई दूसरा जहाज ईरान जाएगा। तो ईरान की जो रेवेन्यू अर्निंग सिस्टम है, ईरान की जो कमाई होती है करीबन 70% तो ऑयल और गैस से ही होती है। तो अमेरिका सोच रहा है कि उसको चोक कर देगा और सोच रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था जो पहले से थोड़ी सी कमजोर थी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और ईरान डगमगा जाएगा। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन महेश जी, जिस तरह से ईरान को लेकर लगातार मैशत तोड़ने को लेकर वो फिक्रमंद नजर आ रहा है और कोशिश कर रहा है, क्या अमेरिका अपनी मैशत के बारे में नहीं सोच रहा? और जिस तरह से पूरी अमेरिका में बगावत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या इन चीजों से भी डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान की तारीफ कर रहे थे और बातचीत लेकर काफी पुरुमी थे। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द पिक्चर क्या ऐसा हुआ है कि जो इतनी तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप में देखने को मिली है? जी, ट्रंप साहब के का जो पब्लिक फेस है वो काफी तनाकुदी है। कभी वो किसी मौके पर एक रुख अख्तियार करते हैं और अगले ही दिन या उसी दिन दूसरा रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक मैडमैन थ्योरी ऑफ नेगोशिएशंस बना रखी है। अगर वो उसके हिसाब से अगर वो ये दिखाएं कि वो एक तरह से एक दिमागी तौर पर स्टेबल इंसान है और जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं उनको उनके ऊपर सब पर अमल कर सकते हैं, तो दूसरा तरफ इससे डर जाता है या उससे उसके जो निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है वो बदल जाती है या उसमें एक तरह से भूचाल आ जाता है। तो ऐसा ही वो करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है और ज्यादातर लोग अब इस चालाकी से वाकिफ हो गए हैं। और अमेरिका का, जहां तक आपने बताया कि वहां पर उनको
अपने घरेलू मामलों में काफी बड़ी मशाकिल का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी कम हो गई है, और 2/3 अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इस जंग से अमेरिका निकल जाए। साथ ही महंगाई की वजह से पेट्रोल का दाम जिस पर कि सारा अमेरिका एतमाद करता है, वो दुगना हो गया है, $2 से $4 तक पहुंच गया है। डीजल का दाम $60 पर गैलन हो गया है। तो ये सब देखने से अमेरिका के लोग काफी परेशान हैं। और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होने हैं, जिससे पहले उनको एक तरह से साफगोई करनी होगी इस मसले पर। जी, वहीं यूके देवनाथ जी, क्योंकि ट्रेड की भी बात यहाँ पर की महेश जी ने, ट्रेड के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। बहुत सारी जंगें हुई हैं, रूस और यूक्रेन की भी बात की जाए, उतने बड़े लेवल पर दुनिया पर असर नहीं पड़ा जितना बड़े लेवल पर, और कम ही दिन में, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन बहुत बुरी तरह इसका असर पड़ा। और जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी को लेकर जो क्राइसिस हैं, कहीं ना कहीं इस जंग ने काफी मुतासर किया है, और यही वजह है कि इसके खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के दोस्त मुल्कों को सबसे ज्यादा दबाव आ रहा है। अगर हम देखें, गल्फ कंट्रीज जो हैं, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, इराक, ये रोज फोन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हुजूर जंग बंद कीजिए ताकि हम आराम से अपने कच्चे तेल को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकालकर दूसरे देशों को बेच सकें। इनकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है। एक और चीज जो हो रही है कि जितने ये देश हैं, खाड़ी के देश हैं, इनको शायद अपना कच्चे तेल का जो पंपिंग है, ड्रिलिंग है, उसको भी स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ स्टोरेज भरते जा रहे हैं। और जितना वो ड्रिलिंग करके कच्चा तेल निकाल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी टैंक्स में भर तो रही हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो थोड़े दिनों के बाद तो टैंकियां भर जाएंगी, तो ड्रिलिंग को स्लो करना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी दिक्कत आ रही है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इमरजेंसी में 60 दिन तक अपनी फौजों को डिप्लॉय करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि ये लड़ाई 1 मार्च को चालू हुई थी, अमेरिकन बमबारी, तो देखिए उसके बाद 2 महीने होने वाले हैं। 1 मई को 2 महीने हो जाएंगे, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होगा इस लड़ाई को आगे जारी करने के लिए। तो कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं हुआ तो 2 मार्च के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। अब वहां चाहे हम कांग्रेस देखें, सेनेट देखें, वहां पर उनकी मेजोरिटी बहुत ही पेपर थिन है। मुश्किल अमेरिकन कांग्रेस में या सेनेट में मुश्किल से 5 या 7 सीटों की बढ़ोतरी रिपब्लिकन पार्टी को है। तो डेमोक्रेट्स तो सब डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रपोजल्स के खिलाफ वोट करेंगे, और अगर 5 या 7 सेनेटर जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं उन्होंने भी अगर क्रॉस वोटिंग कर दी, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रपोजल कि उनको लड़ाई जो है 60 दिन के आगे भी जारी रखने दिया जाए, वो गिर जाएगा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा नरम नजर आ रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं सीज फायर का एक्सटेंशन दिया, सीज फायर का एक्सटेंशन बढ़ा दिया। जी बिल्कुल, ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन सीज फायर बढ़ रहा है, लेकिन पूरा मुकम्मल तौर पर जो जंग का खात्मा होना चाहिए, क्या सचदेव साहब उसके लिए और तवील इंतज़ार करना होगा? चूँकि हर एक दिन ये ख़तरा है कि कहीं अमेरिका खिलाफ वर्जी करके फिर से हमला ना कर दे ईरान पर। इसकी गुंजाइश कुछ कम है, क्योंकि एक तरफ जैसा देवनाथ जी ने कहा कि अमेरिका के सदर को कांग्रेस से इत्तेफाक लेना होगा वॉर एक्ट के लिए, वो होता लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर माहौल जंग के खिलाफ होता जा रहा है। और जिन लोगों को 2-3 महीने में या 5 महीने में अपने आप को रीइलेक्ट कराना है, वो ऐसे मामलों में क्यों ट्रंप साहब के फेवर में वोट देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका को अगर बॉडी बैग्स जाते हैं या लोग बंदी बनाए जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, बूट्स ऑन ग्राउंड अगर लाना जरूरी होगा, अगर उसको खोलना है, तो
तो उसमें उसमें ट्रम्प साहब की काफी किरकिरी हो सकती है, और इसको डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ट्रम्प साहब के जो मुखालिफ लोग अमेरिका में इलेक्शन के दौरान खास तौर पर। तीसरा ये है कि जो खाड़ी के ममालिक हैं वो नहीं चाहेंगे कि जंग को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि ईरान फिर उनके जो मकासद हैं, जो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं या जो उनके बंदरगाह हैं या तेल के ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं, उन पर हमला करेगा। तो उससे भी जीसीसी ममालिक को परेशानी होगी। और ये सब देखते हुए लगता यही है कि सिवाय इजराइल के कोई भी ऐसा नहीं सामने आएगा जो कि अमेरिका का साथ दे इस जंग में। और आखिर में ये कहना होगा कि उनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर चीन जाना है, और चीन जाने से पहले अगर ये जंग फिर से छिड़ जाती है तो हो सकता है कि चीन का दौरा फिर से मुलतवी करना पड़े। ये बहुत अहम हो जाता है। और यूके देवनाथ जी, सचदेव जी ने जो कहा है उस पर आप कितनी हिमायत रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से जो और दीगर ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव बना है और ईरान एक तरह से मजबूत हुआ है अपने मिशन को लेकर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो के सारे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने से मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोला कि एक एक पानी का जहाज, नेवी का शिप भेज दो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए। एक भी नेटो देश ने अपना नेवी का एक भी जहाज नहीं भेजा। सब देश कह रहे हैं बाद में भेजेंगे, जब जंगबंदी हो जाएगी तो उसके बाद वहां डिफेंसिव एक्शन यानी माइन स्वीपिंग के लिए, माइन क्लियरिंग के लिए भेज देंगे अपने नेवी के जहाज को नेटो देश, लेकिन उसके लिए पहले जंगबंदी करो। दूसरी बात है, देखिए अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं एशिया में, इनमें से किसी ने भी आके खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया। आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं से भी आप देख लीजिए, अमेरिका के समर्थन में कोई बयान नहीं आ रहे हैं। वरन कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, इन सब देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत, गैस की कीमत 50% से 100% ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वहां पर आम आवाम में अमेरिका के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो अमेरिका को संभल के अब समझ जाना पड़ेगा कि वहां जो बयान आ रहे हैं फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, इनको थोड़ा इज्जत दे, इनकी बात सुने और जंगबंदी के बारे में सोचे, जिसका शुरुआती पहला छोटा सा कदम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका को खोल देना चाहिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इन सारे कश्मकश का नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।